नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और इस बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे अब की बार किसकी सरकार। जी हां, आज नतीजे आने वाले हैं और नतीजे आएंगे 4 राज्यों के चुनाव के नतीजे। बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल के नतीजे आएंगे। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के भी आज नतीजे आएंगे। सुबह 8 बजे से शुरू होगी वोटों की गिनती। पश्चिम बंगाल में 292 सीटों पर हुए हैं चुनाव। ममता समेत बंगाल के 37 मंत्रियों की किस्मत दांव पर है। बंगाल में सरकार बनाने के लिए 147 सीटों की जरूरत है। असम में सरकार बनाने के लिए 64 सीटों की जरूरत है। केरल में सरकार बनाने के लिए 71 सीटों की जरूरत है। तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए 118 सीटों की जरूरत है। पुदुचेरी में जीत के लिए 16 सीटों की जरूरत है। तो आज आपको बता दें कि 4 राज्यों के नतीजे आ रहे हैं। बंगाल पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि बंगाल में क्या बीजेपी बाजी मारेगी ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि दावा यह किया जा रहा है कि बीजेपी बाजी मारेगी, लेकिन देखना होगा क्या ममता अपनी सरकार बचा पाएंगी। 8 बजे से आपको बता दें कि इन 4 राज्यों के नतीजे आपको मिलेंगे। तो पुदुचेरी में जीत के लिए 16 सीटों की जरूरत। केरल में सरकार बनाने के लिए आपको बता दें बंगाल चुनाव के बड़े उम्मीदवार अभिषेक बनर्जी टीएमसी, मुकुल राय बीजेपी, मदन मित्रा टीएमसी, ये बड़े चेहरे बता रहे। लोकेट चटर्जी बीजेपी, बाबुल सुप्रियो बीजेपी, अभिषेक बनर्जी टीएमसी, स्वपन दास गुप्ता बीजेपी, ममता बनर्जी टीएमसी, शुभेंदु अधिकारी बीजेपी, अभिषेक बनर्जी टीएमसी। ये वो बड़े चेहरे हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, जिनकी किस्मत का फैसला हो जाएगा। और फैसला यह भी होगा कि आज कौन बाजी मारेगा। ये बड़े वो चेहरे जो चर्चा में भी रहे, सुर्खियों में भी रहे। अब देखना होगा कि कौन बाजी मारता है। आगे बढ़ते हैं। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के समागम के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से कई विकास परियोजनाओं का ऐलान किया गया। पंजाब सरकार बस्सी पठाना की पुरानी जेल का विकास और संरक्षण करेगी। बता दें कि इस जेल में 9वें पातशाह को उनके साथियों के साथ नूर मोहम्मद खान मिर्जा ने 40 दिनों तक नजरबंद रखा था। इसके अलावा श्री आनंदपुर साहिब का संग्रहालय का 2 करोड़ रुपए की लागत से नवीनीकरण होगा। इस संग्रहालय को नया रूप देने के साथ साथ आधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ पहली मंजिल का नवीनीकरण होगा, जबकि निचली मंजिल पर तस्वीरों की प्रदर्शनी के असली स्वरूप को बरकरार रखा जाएगा। ये संग्रहालय 1973 में तख्त केसगढ़ साहिब के नजदीक बनाया गया था। साथ ही कई और विकास कामों का भी ऐलान किया गया। मुख्यमंत्री ने यह भी जानकारी दी कि केंद्र सरकार श्री गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पर्व पर संबंधित एक यादगारी डाक टिकट जल्द जारी करेगी। पंजाब सरकार बस्सी पठाना की पुरानी जेल का अब जीर्णोद्धार करने जा रही है। आगे बढ़ते हैं और प्रकाश पर्व की ही बात करते हैं। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व पर कई जगहों पर समागम आयोजित किए गए। इस दौरान सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में अलौकिक नजारा देखने को मिला। ये देखिए तस्वीरें कितनी खूबसूरत देखने को मिली। सुंदर दीपमाला के बाद आतिशबाजी की गई। तो 400वां प्रकाश पर्व भव्य तरीके से सजाया गया था। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। आतिशबाजी हुई धूमधाम से, बड़ी रौनक देखने को मिली। बाबा जी के दर्शन करने आए हैं। दिल्ली से कोरोना चल रहा था, इसी डर की वजह से हम आ गए हैं। लेकिन जब से हमने देखा कि बाबा जी की कृपा है, इस तरह का कुछ भी नहीं है। बहुत बढ़िया, मन को शांति देने वाली। दर्शन करने आए थे गुरुद्वारा साहब। आज ऐसा फर्स्ट टाइम देखा है। टीवी में तो बहुत बार देखा है, आतिशबाजी लाइव फर्स्ट टाइम देखी है हमने। बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आपने देखा 400वां प्रकाश पर्व धूमधाम से मनाया गया है। गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व पर पंचकुला में सीएम मनोहर लाल ने गुरुद्वारा श्री नाडा साहिब में अरदास की। आपको बता दें कि नाडा साहिब में मत्था टेका और कोरोना महामारी से प्रदेशवासियों और देशवासियों के बचाव की अरदास की। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करीब 20 मिनट गुरुद्वारे साहिब में गुजारे। नाडा साहिब श्री नाडा साहिब में नतमस्तक हुए
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, ये तस्वीरें पंचकुला से हम आपको दिखा रहे हैं। श्री नाडा साहिब में नतमस्तक हुए, अरदास की और उन्होंने देश और प्रदेश के लिए दुआएं मांगी कि भगवान उन्हें कोरोना की जो महामारी है उससे लोगों को बचाए। गुरु साहब के चरणों च अरदास करदे यही मंग उन्होंने को मंगी है कि साडे इलाके च साडे प्रदेश च ये जिहड़े कोरोना की बीमारी च लोग पीड़ित ने उन्होंने जल्दी आराम आवे और ये कोरोना की बीमारी फैलण विच रुके। यही मैं अरदास की है और मैं मन के चलना कि अज वाहिगुरू जी इस अरदास को मन के साडी इच्छा पूरी करेंगे। अब बात करते हैं कोरोना रिपोर्ट की। पंजाब में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में कोरोना के 7041 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि कोरोना की वजह से 138 मरीजों ने दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि पंजाब का कोरोना अपडेट आपको दे रहे हैं। 24 घंटे में 7000 से ज्यादा केस और सबसे हैरानी की बात है कि लगातार लोगों की मौत हो रही है। 138 लोगों ने दम तोड़ दिया कोरोना की वजह से। वहीं पंजाब में नाइट कर्फ्यू 15 मई तक बढ़ाया गया है। शाम 5 बजे से लेकर दुकानें, मॉल्स बंद रहेंगे। जिम, बार, सिनेमा हॉल्स और कोचिंग सेंटर 15 मई तक पूरी तरह बंद रहेंगे। 15 मई तक सभी स्कूल, कॉलेज भी पूरी तरह से बंद किए गए। सियासी रैलियों पर पाबंदी रहेगी। शादियों में से 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। तो 15 मई तक बढ़ा है नाइट कर्फ्यू। आपको बता दें कि 15 मई तक सरकार ने नाइट कर्फ्यू को बढ़ा दिया क्योंकि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, मौतें हो रही हैं और शादियों में से 20 लोगों को ही जाने की अनुमति होगी। सियासी रैलियां हैं, जो राजनीतिक दलों की पार्टियां हैं, कार्यक्रम हैं, वो फिलहाल रोक दिए गए हैं। पंजाब के ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री तृप्त राजेंद्र बाजवा ने पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों के डॉक्टरों और फार्मासिस्टों से अपील की है कि वो स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर फ्रंटलाइन वर्करों के तौर पर पूरी निष्ठा के साथ अपनी ड्यूटी निभाएं। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि कोरोना संकट में पंजाब मुश्किल घड़ी से गुजर रहा है। ग्रामीण विकास विभाग के डॉक्टरों और फार्मासिस्टों का फर्ज बनता है कि वो राज्य के लोगों की कीमती जान बचाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम करें। इसके अलावा तृप्त बाजवा ने कोरोना महामारी के दौरान लोगों की जान बचाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के डॉक्टरों और फार्मासिस्टों का भी सराहना भी की। कहा कि वो काफी मदद भी कर रहे हैं। पंजाब के अभिनेता गिप्पी ग्रेवाल के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। कोविड गाइडलाइंस के नियम का पालन नहीं करने पर बनूड़ के एक गांव में बिना मंजूरी शूटिंग करने का उन पर आरोप है। पुलिस ने गिप्पी ग्रेवाल और उनके साथियों पर यह केस दर्ज किया है। आपको बता दें कि गिप्पी ग्रेवाल के बाउंसरों ने मीडिया से बदसलूकी भी की। उन पर आरोप लग रहा है कि मीडिया के लोगों ने जब इस पर सवाल उठाए तो गिप्पी ग्रेवाल के बाउंसरों ने मीडिया से भी बदसलूकी की। हालांकि उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कोरोना को लेकर जिस तरह उन्होंने कोई परमिशन नहीं ली थी, गांव में शूटिंग चल रही थी और कोविड-19 के नियमों का भी पालन नहीं किया जा रहा था, इसी वजह से उनके खिलाफ और उनके साथियों के खिलाफ ये केस दर्ज हुआ है। ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਟੀਮ ਕੁਛ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅੱਜ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਤੇ ਉਸਦੀ ਬਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ थाना बनूड़ विखे ਉਹਦੇ अगेंस्ट मुकदमा दर्ज किया गया। अब बात हरियाणा की कर लेते हैं। हरियाणा की कोरोना रिपोर्ट दिखाते हैं कि हरियाणा में क्या हालात है, क्योंकि यहां भी लगातार मामले थम नहीं रहे। 24 घंटे की बात की जाए तो 13,588 नए मामले सामने आए। तो हरियाणा की कोरोना रिपोर्ट आप देखिएगा, 13,588 नए मामले, जबकि 24 घंटे में कोरोना के 125 मरीजों ने दम तोड़ दिया। तो 125 मरीजों की मौत हुई है हरियाणा के अंदर। और आपको बता दें कि लगातार मामले यहां पर बढ़ रहे हैं। 13,588 नए मामले सामने आए हैं। लगातार हरियाणा में हालात बिगड़ रहे हैं, तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी जिलों के डीसी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बैठक में कोरोना की स्थिति, ऑक्सीजन आपूर्ति समेत तमाम हालातों पर समीक्षा की है। तो आपको बता दें, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बैठक की है, कोरोना की स्थिति और ऑक्सीजन आपूर्ति की समीक्षा की। उन्होंने सभी जिले के डीसी से बातचीत की कि कैसे स्थिति को कंट्रोल में किया जाए।
केंद्र सरकार ने 25 मीट्रिक टन अतिरिक्त ऑक्सीजन आवंटित किया है। ये जानकारी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से साझा की गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के ऑक्सीजन कोटे को बढ़ाने के लिए किए गए अनुरोध पर केंद्र ने 25 मीट्रिक टन अतिरिक्त ऑक्सीजन आवंटित की है, जिसे सेलाकुई लिंडे से लिया जाएगा। इसके साथ ही राज्य का ऑक्सीजन कोटा बढ़ाकर भी 257 मीट्रिक टन हो गया है, जिससे हरियाणा में ऑक्सीजन की कमी ना आए। इसीलिए केंद्र की तरफ से कोटा बढ़ाया गया है और केंद्र की तरफ से अब कोटा बढ़ने के बाद हरियाणा का जो कोटा है वो 257 मीट्रिक टन हो गया है। कोरोना महामारी को रोकने के लिए सक्रिय हुई हरियाणा सरकार फील्ड में उतरेंगे मुख्यमंत्री, स्पीकर, मंत्री और विधायक। गुरुग्राम में सीएम जींद, सोनीपत में डिप्टी सीएम संभालेंगे कमान। तो आपको बता दें, अब राजनीतिक ड्यूटियां लगा दी गई हैं। खुद मुख्यमंत्री मॉनिटर करेंगे गुरुग्राम को और जींद और सोनीपत की जिम्मेदारी डिप्टी सीएम संभालेंगे। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता समेत सभी मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को जिलों का इंचार्ज बनाया गया है। तो कोरोना महामारी को रोकने के लिए अब लगातार नेता, मंत्री और विधायकों की ड्यूटी लगाई गई है। खुद मुख्यमंत्री मॉनिटर करेंगे गुड़गांव को और सोनीपत और जींद को डिप्टी सीएम संभालेंगे। हरियाणा सरकार ने कोविड संबंधित मामलों में एमबीबीएस की योग्यता वाले 5 आईएएस और 3 आईपीएस अधिकारियों की सेवाएं लेने का फैसला किया है। स्वास्थ्य विभाग सभी 8 अधिकारियों की सेवाएं फरीदाबाद, पानीपत और हिसार में बनने वाले अस्पतालों में लेगा। इससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी ऐसे आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की स्वास्थ्य सेवाएं लेने की बात कही थी, विभाग के अंदर सेवाएं लेने की बात कही थी। अब आपको बता दें, ऐसे जो अफसर हैं, आईएएस और आईपीएस अफसरों की भी अब मदद ली जाएगी। जो पहले से एमबीबीएस हैं तो उनकी मदद अब स्वास्थ्य विभाग में भी ली जाएगी। हरियाणा को वैक्सीनेशन के तीसरे चरण के लिए कोरोना वैक्सीन की पहली आपूर्ति मिल गई है। इस चरण में 18 से 44 साल के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगनी है, जिसके लिए हरियाणा को कुल 66 लाख वैक्सीन आवंटित की गई है। ये 66 लाख वैक्सीन अलग अलग फेज में मिलेगी। पहले चरण की वैक्सीन अलग अलग जिलों में भेजी गई है। हरियाणा वैक्सीनेशन कार्यक्रम का तीसरा चरण जल्द शुरू हो जाएगा। 66 लाख वैक्सीन, आपको बता दें कि 18 से ज्यादा उम्र के लोगों को ये वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया है। हालांकि कल से हो गया था, लेकिन अब और भी स्टॉक पहुंचा दिया गया है हरियाणा को। हरियाणा के सभी जिलों में आज से 18 साल से ऊपर के लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन किया जाएगा। ये जानकारी हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की तरफ से दी गई है। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में वैक्सीनेशन केंद्रों पर वैक्सीन लगाई जाएगी। हालांकि कुछ जगहों पर कल से ही ये काम शुरू हो गया था, लेकिन अब वैक्सीनेशन की कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि 66 लाख का स्टॉक आ चुका है हरियाणा के पास। आगे बढ़ते कोरोना से निपटने के लिए हरियाणा सरकार ने आईएमए से मदद की अपील की है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आईएमए के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। अनिल विज ने स्पष्ट कहा कि वो नहीं चाहते हैं कि हरियाणा में कोई भी मरीज इलाज नहीं मिलने की वजह से अपनी जान गंवाए। आईएमए के प्रदेश अध्यक्ष ने भी सरकार का साथ देने का भरोसा दिया है, क्योंकि डॉक्टरों की कमी है हरियाणा में और इसीलिए आईएमए से बातचीत की गई है। वहीं केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि ओडिशा से ऑक्सीजन एक्सप्रेस हरियाणा के फरीदाबाद पहुंच गई है। ओडिशा से करीब, आपको बता दें कि 107.21 टन ऑक्सीजन फरीदाबाद पहुंची है। पहली ट्रेन ओडिशा के अंगुल से और दूसरी ट्रेन राउरकेला के आई है। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि सरकार जल्द ही और भी ऑक्सीजन मंगाने वाली है, ताकि कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन की जरूरत को नियमित रूप से पूरा किया जाए। और हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ की अपील पर 2 दिन में 550 से ज्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ऑर्डर दिए गए हैं। ओपी धनखड़ ने बताया कि ढाकला निवासी सतीश गुप्ता ने 112, गुरुग्राम बीजेपी ने 25, वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज गिरावट ने 25, डॉक्टर बुटीराम असद ने 10 ऑक्सीजन कंटेनर के ऑर्डर बुक किए हैं। ओपी धनखड़ ने बताया कि पहली खेप में एक कंटेनर में 432 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अमेरिका से भारत पहुंचे हैं। ओपी धनखड़ ने स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का भी आभार जताया। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। अब आपको हिमाचल प्रदेश का कोरोना रिपोर्ट दिखाएंगे। हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2751 नए मामले सामने आए, जबकि 24 घंटे में 28 मरीजों की यहां भी मौत हो गई है। पहाड़ी राज्य है, लेकिन आपको बता दें कि यहां भी मृतकों का सिलसिला बढ़ रहा है। हिमाचल प्रदेश में कुल एक्टिव केसों की बात करें तो 19,928 हैं। तो ये हिमाचल प्रदेश का आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं। 2751 नए मामले, जबकि 24 घंटे में 28 मरीजों की मौत हुई है।
शिमला में सीएम जयराम ने अधिकारियों के संग कोविड समीक्षा बैठक की। इस मौके पर सीएम ने कहा कि फिलहाल लॉकडाउन लगाने का हिमाचल के अंदर कोई विचार नहीं है। मुख्यमंत्री ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग का फोकस होम आइसोलेशन पर है। साथ ही बाहरी राज्यों से हिमाचल में आने वाले लोगों के लिए ई पास, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग पर जोर दिया गया है। कोरोना के मद्देनजर पहले से ही ज्यादा सख्ती बढ़ाई गई है। वहीं शादियों में ज्यादा भीड़ उमड़ने को लेकर भी सीएम नाराज नजर आए। उन्होंने अधिकारियों को कोविड के मद्देनजर नियमों को सख्ती से लागू करने की अपील की है। सोशल मीडिया निर्धारित नहीं करेगा। कोई भी आदमी अपना मोबाइल उठा करके इस प्रकार से कर दिया कि ये इस तारीख से होने वाला है, तो वो मैं समझता हूं कि वो भ्रामक है और गलत है। सरकार सोशल मीडिया के आधार पर कोई निर्णय नहीं लेगी और इसका कोई कॉग्निजेंस लेने की जरूरत नहीं है। जिस गैर जिम्मेदाराना तरीके से कई जगह सोशल मीडिया कई तरह की बातें कर रहे हैं, वो इस संकट के क्षण में सचमुच में बहुत निंदनीय है। आगे बढ़ते हैं। पंजाब के पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर बरगाड़ी बेअदबी मामले को लेकर कैप्टन सरकार पर निशाना साधा। सिद्धू ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि बड़ी डींग छोटा कबाब, बड़ा हो अल्लाह, नतीजा कुछ नहीं। ये सिद्धू ने कहा है, नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि बड़ी डींग छोटा कबाब, बड़ा हो अल्लाह, नतीजा कुछ नहीं। बरगाड़ी बेअदबी मामले को लेकर ये तंज कसा गया है। कैप्टन सरकार पर सिद्धू का निशाना। तो लगातार वार पलटवार की राजनीति पंजाब कांग्रेस के अंदर चल रही है। अब खासकर सीएम कैप्टन और सिद्धू में टकरार देखने को मिल रहा है। फिरोजपुर में भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ की 116 बटालियन ने पाकिस्तान की तरफ से भेजी गई 10 पैकेट हेरोइन बरामद की गई है, जिसका वजन 10 किलो 590 ग्राम है। बरामद हेरोइन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 50 करोड़ रुपए से ऊपर बताई जा रही है। तो आपको बता दें कि 50 करोड़ की हेरोइन बरामद की गई है। वहीं बीएसएफ की तरफ से सरहद पर सर्च ऑपरेशन जारी है। तो 50 करोड़ की हेरोइन बरामद, बताया जा रहा कि ये पाकिस्तान की तरफ से सप्लाई की जा रही थी, लेकिन बीएसएफ की मुस्तैदी की वजह से पाकिस्तान की तरफ से जो नशा तस्करी का खेल है, उसमें ये बड़ी कामयाबी मिली।